Dear students, welcome to class 11th. Myself Sudhir Mishra, your physics teacher. This is the very first class of class 11 for the subject of physics. Hoping that all of you are quite well, safe and in proper mood to start your study. Before starting our physics syllabus, let me give you some brief idea about the syllabus. Our syllabus is of total 100 marks, out of which theory is of 70 marks plus practical work is of 30 marks. Here now we will focus on these 70 marks. The syllabus for these 70 marks is divided into 10 units. Please note that units are different than the chapters we are used to. An unit may contain one chapter or more than one chapter. Today we will start our unit number 1, which is a very small unit, namely dimensional analysis. The total weightage is 3 marks out of 70 marks. इसका जो वेटेज है फर्स्ट यूनिट का, दैट इज 3 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स. अगले कुछ दिनों में हम इस यूनिट 1 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट. ये वर्ड डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल सिस्टम हमारे लिए एक नया वर्ड है. तो इस वर्ड को प्रॉपरली समझें, इसके बिहेवियर में एंटर करें. उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग क्लियर करना चाहूँगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम भी लगना है. तो मीनवाइल हम डायमेंशन वर्ड को थोड़ी देर के लिए रिप्लेस करते हैं यूनिट्स. यूनिट्स मतलब जैसे स्पीड के लिए हमने पढ़ा था मीटर पर सेकंड होती है, फोर्स की यूनिट पढ़ी थी न्यूटन होती है. इनसे थोड़ी देर के लिए हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं. बाद में हम एक्चुअल मीनिंग ऑफ डायमेंशन में आ जाएंगे. ऐसा करने से हम इस टॉपिक की स्टार्टिंग काफी इजी हो जाएगी. एक और वर्ड मैं लेना चाहूंगा जिसको 3 डिफरेंट मैनर में पढ़ाऊंगा, एंड दैट वर्ड इज क्वांटिटी. एक सिंपल फॉर्मूले से क्वांटिटी को समझना चाहें तो क्वांटिटी Q इक्वल टू NU. कैसे इसको समझें? लेट्स से किसी बॉडी का मास 5 kg है, तो इसमें जो ये 5 है दैट इज द नंबर पार्ट N एंड kg इज द यूनिट पार्ट एंड आवर क्वांटिटी इज मास M. अब हम जानते हैं 5 kg को 5000 ग्राम भी लिख सकते हैं. तो इससे क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट न्यूमरल पार्ट और यूनिट पार्ट बदल जाएगा. इस तरह की बहुत सी चीजें हमने क्लास 10th और उससे पहले पढ़ी हैं. यहां इसका हायर वर्जन पढ़ेंगे, जो कि हमारे साथ थोड़ी देर में अब क्लियर होने लगेगा. इन क्वांटिटी को हम 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. अभी पहली है वेरिएबल एंड कांस्टेंट. यानी कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, उनको हम कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज. कुछ क्वांटिटीज कांस्टेंट होती हैं जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट क्वांटिटीज, यानी इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही. ऐसे ही एक और सिस्टम से हम इन वेरिएबल्स को कन्वर्ट करें, डिवाइड करें, तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके साथ यूनिट्स होती है. जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मास
की यूनिट केजी है, स्पीड की मीटर पर सेकंड, फोर्स की न्यूटन। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज जो यूनिट वाली हैं और कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि विदाउट यूनिट हैं। विद यूनिट के लिए हम टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे डायमेंशनल, और विदाउट यूनिट वाले के लिए यूज करेंगे हम वर्ड डायमेंशन लेस, जिसको इन जनरल हम शॉर्ट में डिम लेस लिख देते हैं और पढ़ते हैं डायमेंशन लेस। इस तरीके से हम यदि इनको आपस में मिक्स करें क्वांटिटीज के टाइप को, तो वेरिएबल्स भी दो टाइप के होंगे, विद यूनिट एंड विदाउट यूनिट। तो हमारा एक कैटेगरी बन जाएगी कैटेगरी ए, जिसको कहते हैं हम डायमेंशनल वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी? ऑल दोज वेरिएबल quantities which have a proper unit, उसको हम कह देंगे डायमेंशनल वेरिएबल। और दूसरी क्वांटिटी हो जाएगी हमारी वेरिएबल विदाउट यूनिट, यानी कि डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल यानी कि ऑल दोज वेरिएबल क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव ए प्रॉपर यूनिट। ऑल दोज वेरिएबल क्वांटिटीज विच डू नॉट have a proper unit is known as dimensionless variable। ऐसी थर्ड क्वांटिटी में हम देखें तो कांस्टेंट के साथ बन जाएगी हमारी कांस्टेंट विद यूनिट एंड कांस्टेंट विदाउट यूनिट। दैट इज अवर थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी। डायमेंशन लेस वेरिएबल, and the fourth type is dimensionless constant। डायमेंशनलेस वेरिएबल मीन्स वो वेरिएबल्स जिनमें डायमेंशन डायमेंशन लेस वेरिएबल वो वेरिएबल जिनकी डायमेंशन नहीं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, सॉरी मैं पहले लिख दिया वर्ड, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ये। तो वो कांस्टेंट जिसमें डायमेंशन नहीं है वो कहलाएंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एंड वो कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं है वो कहलाएंगे डायमेंशन कांस्टेंट। मैं इस वर्ड को पुराना दोबारा लिख दे रहा हूं, डायमेंशनल कांस्टेंट। इसी टाइप से हम इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इन क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एनी क्वांटिटी, जैसे कि हमने अभी दो नाम ऊपर लिए थे, स्पीड, फोर्स, इनको हम कहेंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल में एक नाम हमारा बड़ा कॉमन है जिसे हम कहते हैं एंगल थीटा। ये आगे और हम डिटेल से कैलकुलेशन करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि डायमेंशन लेस क्यों है। एक और वर्ड जरा आप ध्यान रखेंगे, दैट इज स्ट्रेन। इसका मीनिंग भी आगे डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये भी डायमेंशन लेस क्यों है और हमारा मीनिंग क्या है। थर्ड इज डायमेंशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, साथ में डायमेंशन है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट। और थर्ड कैटेगरी हमारी में डायमेंशनलेस कांस्टेंट में आ जाएगा पाई या एनी नंबर, 1 2 3 कोई भी इंटीजर हो या कोई भी और वैल्यू हो। तो इस तरीके से हम 4 टाइप में अपनी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। इन चारों वर्ड का मीनिंग आपको अपने माइंड के अंदर बैठाना होगा, क्योंकि आगे हमारे अलग अलग जगह पे ये काम के रहेंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो उसके लिए हम क्वांटिटीज को एक और बार डिफाइन करेंगे एक नए मेथड से। उसमें भी 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी कहलाती है फंडामेंटल और दूसरी कैटेगरी कहलाती है डेराइव्ड। दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक। यहां हमारा जो मीनिंग है कि वो क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे डिपेंड कर रही हैं, यानी कि जिनको समझने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। मीन्स जिस क्वांटिटी को समझने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। दोज quantities which can be explained in terms of themselves only once, उनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हमें पढ़ना होगा सिलेबस में। जो है नेचर में ऐसी 7 क्वांटिटीज होती हैं। इनिशियली इसमें से 3 क्वांटिटीज को हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेग में, वो है मास, लेंथ एंड टाइम। आगे डिनोट करने के लिए इनके फर्स्ट लेटर्स को हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले इस मीनिंग को यहां से इन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं कि मास फंडामेंटल क्यों है। कि जैसे भी ऊपर हम एक एग्जांपल ले रहे थे जिसमें हमने कहा किसी बॉडी का मास 5 kg है, तो 5 kg कहते ही टोटल मीनिंग हमें समझ में आ जाता है कि वो क्वांटिटी कितनी है। उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस समय टाइम क्या है या हम किस जगह पे बैठे हैं, किसी हिल स्टेशन पे हैं या ग्राउंड पे हैं, अपने स्कूल की टॉप फ्लोर पे हैं या ग्राउंड फ्लोर पे हैं। इस तरह कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए मास हो गई फंडामेंटल। सिमिलरली लेंथ फंडामेंटल है। अब यहां ध्यान देना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, ये कोई भी क्वांटिटी हो, रेडियस, डायमीटर एटसेट्रा, ऑल आर लेंथ। उनके लिए हम सिंबल लेंगे एल। मास के लिए सिंबल m, लेंथ के लिए l एंड सिमिलरली टाइम के लिए t। इन तीनों से मिलके बनती हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, यानी वो क्वांटिटीज जिनको इनमें से मोर देन 1 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसकी डेफिनेशन बनाएं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच require more than 1 fundamental quantity or depends on one quantity more than once are known as derived quantities।
आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल हमारा स्पीड हो सकता है। स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम इन दोनों ही चीजों पे वेरी कर रही है, देयरफॉर स्पीड इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। अब इसकी डायमेंशन लिखे कैसे, तो उसका एक तरीका है। तो फॉर्मूला इज डायमेंशन ऑफ स्पीड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस कितनी होगी, L, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज T। ये हमने डिस्कस किया था। डायमेंशन इज वन काइंड ऑफ लेंथ, तो इसकी डायमेंशन L होगी T। तो टोटल हो गया LT-1, जिसको हम अपने प्रॉपर सिस्टम से लिखना चाहें तो दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में MLT तीनों के टर्म में इस बात को लिखते हैं, M0 L1 T-1। दैट मीन्स डायमेंशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास की पावर 0, दैट मीन्स मास से इंडिपेंडेंट है, लेंथ पे 1 टाइम डिपेंड करती है डायरेक्टली, टाइम पे भी 1 टाइम डिपेंड करती है, लेकिन -1 मतलब इनवर्सली डिपेंड करती है। सो डायमेंशन ऑफ स्पीड इज M0 L1 T-1 and this is also dimension of velocity। अब स्पीड ऑफ वेलोसिटी में हम जानते हैं फर्क यही होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो डायमेंशन सिस्टम का ये एक ड्रॉबैक है कि ये डायरेक्शन को क्वांटिटी की कंसिडर नहीं करती है। तो इसलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ही डायमेंशन M0 L1 T-1 है। ऐसी एक दो क्वांटिटीज और डिस्कस करें जिनकी डायमेंशन निकालनी हो। लेट्स से हमें निकालनी है डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ही रहेगी, तो M0 L1 T-1 डिवाइडेड बाय टाइम T। तो ये हो जाएगा टोटल M0 L1 T-2। ऐसी एक और क्वांटिटी लिखें हम, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, मास की M, एक्सीलरेशन के ऊपर पड़ी हमने M0 L1 T-2, तो टोटल हो गया M1 L1 T-2। ये हो गए डायमेंशन ऑफ फोर्स। राइट डियर। ऐसे ही कुछ और क्वांटिटीज की बात करें तो मैं यहां डायरेक्टली लिख दे रहा हूं डायमेंशन ऑफ वर्क। ये क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स की हो गई M1 L1 T-2 इंटू L1, इट विल बी M1 L2 T-2। और जितनी भी टाइप की एनर्जी होती हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा, इन सब की डायमेंशन वर्क के इक्वल होगी, क्योंकि वर्क ही एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इनकी डायमेंशन M1 L2 T-2। एक और टर्म देखें, एंगल, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन ऑफ एंगल क्या होगी, तो हमें पता है एंगल का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसका यहां यूज करें डायमेंशन ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ रेडियस।
आर्क मतलब लेंथ ऑफ आर्क हो गया, तो ये एल और रेडियस भी एल हो गई, तो ये अपने आप में कैंसिल आउट, तो m0 l0 t0। अब जो क्वांटिटीज जिसमें मास लेंथ टाइम जितनी भी क्वांटिटीज आ रही हैं सबकी पावर 0 आ रही है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं, डायमेंशन लेस। अब इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, इसलिए वेरिएबल हो जाएगा डायमेंशन लेस वेरिएबल। इस तरीके से और भी बहुत सी सारी आप डायमेंशन खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो के साथ अटैच्ड मैं आपको एक फाइल दे रहा हूं, उसमें बहुत सी क्वांटिटीज की डायमेंशन ऐसे ही कैलकुलेट कराई गई है, तो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इनका यूज क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे हमें पता चलेगा कि हमें काम करना क्या है आखिर। तो 4 डिफरेंट टाइप के यूजेस हमारे सिलेबस के अकॉर्डेंस में हैं डायमेंशंस के, जिसका पहला टाइप जो है उसको लेते हैं, ये है डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर साइंटिस्ट ये फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं जो हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा है, F = mv²/r, फोर्स, मास, स्पीड और रेडियस, इन चारों से मिलके। इस फॉर्मूले को अभी हम डेराइव करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, जिसमें आप काफी इजीली समझ जाओगे कि आखिर डायमेंशनल एनालिसिस होती क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, उस पर गौर करेंगे, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट, या ऐसे लिखा होगा, गिवन दैट द centripetal force acting on a satellite, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम सिंबल यूज कर लेंगे F, एक्टिंग ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड इट depends on mass m of satellite, its linear speed v and radius r of its ऑर्बिट। इतनी चीज गिवन है। डेराइव ए रिलेशन बिटवीन them using method of dimensions। और इसके बाद एक आपको गिवन होगा कोई वैल्यू k, जिसकी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग होती है। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू 1 रखनी है हमें, वो हम बाद में रखेंगे। तो ये टोटल हमारा क्वेश्चन हो गया। मैं एक बार फिर से पढ़ दूं। लेट अस एज्यूम दैट या गिवन दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड इट डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ सैटेलाइट, its linear speed v and radius r of its orbit. Derive a relation between them using method of dimensions given k equal to 1. Now it's a solution. कैसे इसको हम सॉल्व करें? तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से हमारा प्लेनेट है और इसके अराउंड एक सैटेलाइट मूव कर रहा है जिसका मास m, इसके पाथ की रेडियस r, और ये जब मूव कर रहा है तो स्पीड v से मूव कर रहा है। तो यहां एक फोर्स लग रहा होगा F।
तो गिवन है हमें ये वो जो फोर्स F है वो मास, स्पीड और रेडियस इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं गिवन है कि इनकी कौन सी पावर लगेंगी, यानी कितनी बार किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए इस मेथड में हम यहाँ पावर्स में A, B एंड C लगा देते हैं, वेयर A, B एंड C आर सम नंबर्स। इन नंबर को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे और F इक्वल टू सम कांस्टेंट MA, VB, RC, दिस इज अवर इक्वेशन 1। नाउ आवर टोटल फोकस इज टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज A, B, C। इनको हम कैलकुलेट करेंगे अब और उसके बाद इक्वेशन 1 में रख के रिजल्ट निकालेंगे। ये जो कांस्टेंट K है ये वही K है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1, बट अभी इसकी वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे, हम सबसे लास्ट स्टेप में लिखेंगे। अभी हम पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या है, नाउ विल अप्लाई डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। अप्लाइंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। ये लिखने का तरीका, मेथड पूरा हमारा है। तो डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू डायमेंशन ऑफ K इंटू डायमेंशन ऑफ M टू द पावर A इंटू डायमेंशन ऑफ V की पावर B इंटू डायमेंशन ऑफ R की पावर C। फोर्स की डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट करी थी M1 L1 T-2। K एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है M0 L0 T0। मास M, इसकी डायमेंशन M ही रहेगी, उसकी होल पावर A। देन V है स्पीड M0 L1 T-1, उसकी पावर B। R रेडियस यानी कि L, उसकी पावर C। अब इसको हम कंबाइन करें तो M की पावर यहाँ से 0, यहाँ से पावर आ गई A, यहाँ से भी 0 और कुछ है नहीं। ऐसे L की पावर यहाँ से 0, यहाँ है नहीं, यहाँ L की पावर 1 इंटू B हो जाएगी, और यहाँ L की पावर C। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ऐसे T की पावर यहाँ से आ जाएगी -B। ऑन द लेफ्ट साइड इट इज M1 L1 T-2। अब हमें चीज़ जानते हैं, हम यदि किसी इक्वेशन जो इक्वल में है उसके दोनों तरफ सेम क्वांटिटीज हैं तो उनकी पावर भी सेम होगी। तो विल राइट ऑन कंपेयरिंग, M की पावर कंपेयर करें तो A इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ M की पावर A है, दूसरी तरफ M की पावर 1 है। L की पावर कंपेयर करें तो B प्लस C इक्वल टू 1, एंड T की पावर कंपेयर करें तो -B इक्वल टू -2। दैट मीन्स B इक्वल टू 2। इस B इक्वल टू 2 की वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में रखें तो 2 प्लस C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू -1। तो नाउ विल गेट द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। पुट these values in equation 1। हमारी इक्वेशन 1 ये थी, F इक्वल टू K M टू द पावर A V टू द पावर B R टू द पावर C। उसमें पुट करें तो F इक्वल टू K M टू द पावर A दैट मीन्स 1, V टू द पावर B यानी कि 2, R टू द पावर C यानी कि -1। तो F इक्वल टू K MV स्क्वायर अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और F इक्वल टू 1 इंटू MV स्क्वायर अपॉन R। ऐसा क्यों करें, क्योंकि K की वैल्यू 1 गिवन है। तो F इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R, दैट इज द नोन फॉर्मूला फॉर अस, राइट। बेटा जी इसके थोड़ा सा ढंग से आप प्रैक्टिस करना। मैं सारे की पेपर की सीट भी आपको अभी अटैच करके दे रहा हूँ, and then we'll discuss later on if there is any doubt. Thanking you.